डिस्कस कर रहे थे सैटरडे क्लास में, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एडजस्टमेंट डिस्कस किया था। उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास को, और उसमें आपने एक चीज पढ़ा था, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। उसी को और आगे डिस्कस करेंगे। इफेक्ट ऑफ प्रेशर एक ग्राफ था, उसको हम बोलते हैं। थर्म वर्ड जो होता है वो टेम्परेचर के लिए अपन यूज करते हैं। थर्म टेम्परेचर है, आइसो का मतलब सेम है, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी ग्राफ अगर अपन प्लॉट करते हैं एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोथर्म। एनी ग्राफ प्लॉट एट कांस्टेंट term and any graph is plot at isobar. We are discussing isotherm. आपने क्या देखा? फिजिकल एडजस्टमेंट is directly proportional to pressure. आपने देखा when pressure increase then adjustment increase, when pressure increase then adjustment increase, but एक लिमिट है, एक सीमा है, एक एक्सटेंट है कि एडजस्टमेंट कहां तक इंक्रीज होगा। एक पोजीशन आएगी जहां पर वो कांस्टेंट हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे सैचुरेशन पॉइंट। एक ग्राफ इस तरह से हमने प्लॉट किया था, x अपॉन m अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट, इधर p प्रेशर एंड ग्राफ इस तरह से, यानी पहले प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो एडजॉर्शन इंक्रीज हो रहा है, अमाउंट ऑफ एडजॉर्शन, और एक जगह आकर के वो कैसा हो गया? कांस्टेंट हो गया। एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है फ्रायन-डी-लीक, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है, तो आगे का डिस्कशन साइंटिस्ट नेम पर ही है। फ्रायन-डी-लीक आइसोथर्म। आज मैं आपकी पीडीएफ फाइल सेंड कर दूंगा, आप नोट कर लेना, है ना, और बुक अरेंज कर ली, बुक को भी आप देखना। फ्रायन-डी-लीक आइसोथर्म, तो हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, बोर्ड पे देखना। ये है लो प्रेशर, ये है हाई प्रेशर, और ये हो जाएगा मिडिल प्रेशर। तो आप देखो, सबसे पहले एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर क्या है? केवल यहां तक देखना, एक स्ट्रेट लाइन, इट मीन x upon m is directly proportional to pressure. X upon m, amount of adsorption, is directly proportional to P power 1, और इस साइन को हटा करके इक्वल लगाएंगे, कोई ना कोई कांस्टेंट, K कांस्टेंट, P पावर 1। फिर देखना एट हाई प्रेशर, मिडिल नहीं देखना, हाई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स मतलब क्या हुआ? x अपॉन m does not depends pressure, x upon m is directly proportional to p power 0, और x upon m is equal to k पावर 0 p, और x upon m is equal to
किसी का भी पावर 0 होता है उस वैल्यू को 1। यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है एट मिडिल प्रेशर, बीच वाले प्रेशर पे देखो, ये बीच वाला पार्ट। तो आप देखो x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अब दोनों को देखना, एट लो टेम्परेचर P का पावर 1 है, एट हाई प्रेशर P का पावर 0 है। तो एट मिडिल प्रेशर आप खुद समझ गए होंगे कि P का पावर 1 से तो कम होगा और 0 से ज्यादा। इट मीन लेस देन 1 एंड मोर देन 0। तो कोई सोचो, कोई वैल्यू लेस देन 1 एंड मोर देन 0, इट मीन क्या हुई? फ्रैक्शनल। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा 1/n, where is n is greater than 1। It mean n is greater than 1 का मतलब अगर n 2 है तो 1/2, n 3 है 1/3, n 4 है 1/4। x sum m is equal to कांस्टेंट हो जाएगा k। अब दोनों तरफ log, टेकिंग log both साइड, दोनों तरफ अपन log ले रहे हैं तो इधर क्या हो जाएगा? log x अपॉन m इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log k प्लस ये वैल्यू आगे आ जाएगा 1 अपॉन n log p। यही है फ्रायंड-लिक इक्वेशन। इट इज कॉल्ड फ्रायंड-लिक इक्वेशन। Here is k and n is constant value. These value depends nature of gas, nature of adsorbate of k, and value of n also depends nature of gas, nature of adsorbate. It is Freund-Lick equation. In examination, suppose आपको क्वेश्चन पूछा, राइट द Freund-Lick equation for gas x log x upon m is equal to log k plus 1 upon n log p। अब जरा इसका ग्राफ देखिएगा, ग्राफ बनाने का तरीका देखिएगा, वापस बोर्ड पे देखो। इंपॉर्टेंट पॉइंट, Freund-Lick इक्वेशन है और अब बात कर रहे हैं Freund-Lick ग्राफ। कैसे बनेगा देखना, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, एक तरफ log x अपॉन m, एक तरफ log p। log x अपॉन m बिटवीन log p। ग्राफ देखना, कुछ यहां से डॉटेड लाइन से, फिर यहां से डार्क लाइन से। डॉटेड लाइन इस बात को शो करेगा, मान लो ये रजिस्टर था, सॉलिड था, तो ये पूरी तरह से वैकेंट नहीं था, एम्प्टी नहीं था, खाली नहीं था। यहाँ पहले से कुछ गैसें जुड़ी हुई थी, एडजॉर्ब थी। तो और गैसें आई तो प्रेशर इंक्रीज हुआ तो एडजॉर्प्शन इंक्रीज हुआ। यहाँ का मतलब 0 से हो जाएगा। इसमें ये वाला जो पार्ट है नीचे वाला, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट ये है इक्वल टू log k, और ये जो लाइन है इसका अगर स्लोप निकालें जिसको आप tan थीटा बोलते हो, स्लोप tan थीटा, तो ये होगा इक्वल टू 1 अपॉन n। यह है Freund-Lick ग्राफ, Freund-Lick कर्व बोलते हैं। Freund-Lick ग्राफ, Freund-Lick कर्व बोलते हैं। इक्वेशन को Freund-Lick इक्वेशन बोलते हैं। इसी से रिलेटेड एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन।
इसी से रिलेटेड देखना पहले एक बार, बाकी चीजें नहीं रेज की हैं। एडजॉर्शन फ्रॉम सॉल्यूशन। एक दो एग्जाम्पल पहले दिए हैं, उन्हीं को वापस रिपीट करता हूं। याद करो, रॉ शुगर सॉल्यूशन, इम्प्योर शुगर सॉल्यूशन, येलो शुगर सॉल्यूशन, कुछ भी कह दीजिए। उसमें आपने देखा कि अगर हम एनिमल चारकोल डाल दें तो वो उसको क्या कर देगा, डीकलराइज कर देगा। इट मीन रॉ शुगर सॉल्यूशन इज डीकलराइज्ड बाय एनिमल चारकोल, एनिमल चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल, एनी चारकोल। तो एनिमल चारकोल एडसॉर्ब्ड colored impurities from raw sugar solution. Then sugar solution is obtained white color. तो वो भी सॉल्यूशन हो गया। एक डाई था, नाम बताया तो मेथिलीन ब्लू, याद आ जाएगा, मेथिलीन ब्लू is blue color dye and the solution is blue color. Then adding animal charcoal, then solution is decolorized. It means color impurities absorbed by animal charcoal in the solution of methylene blue. तो ये दोनों एग्जाम्पल एडजॉर्शन फ्रॉम सॉल्यूशन से, लेकिन एग्जाम में अगर आ जाए कि राइट द फ्राइंडलिक इक्वेशन फॉर एडजॉर्शन फ्रॉम सॉल्यूशन, तो क्या करेंगे देखिएगा। थोड़ा सा चेंज होगा, इसी जगह देखिएगा, जहां पर P है, P की जगह पर हो जाएगा C। बस ग्राफ में भी P की जगह पर C, C फॉर कंसंट्रेशन। अब ये फ्राइंडलिक इक्वेशन, फ्राइंडलिक ग्राफ फॉर एडजॉर्शन फ्रॉम सॉल्यूशन। अब अगर इस पर आ जाए कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एडजॉर्शन फ्रॉम सॉल्यूशन, तो पहले वाले ही है, केवल प्रेशर को हटा देना। इसमें एक दो चीज और ऐड हो जाएगा कि its adsorption depends on concentration of the solution. When dilute concentration, then adsorption is minimum take place, and the concentrate solution adsorption is maximum take place. It means concentration of solute ज्यादा है तो एडजॉर्शन ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट कम है तो एडजॉर्शन कम होगा। सिंपल सी बात है, अगर इम्प्योरिटी ज्यादा है तो एडजॉर्शन ज्यादा होगा, इम्प्योरिटी कम है तो एडजॉर्शन कम होगा। बाकी चीजें वही है, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, नेचर ऑफ टेम्परेचर, एनी जो भी है वो बाकी चीजें वही है। इसके साथ application of adsorption बहुत important any for examination for 12th for 2022, application of adsorption. Famous applications, number 1 in the gas mask. अभी जो अपन कोरोना में जो मास्क लगा रहे हैं उसकी बात नहीं हो रही है। जो कोल माइंस होती हैं, कोयले की खानें होती हैं, उनमें कुछ पॉइजनस गैसें रिलीज होती हैं, लाइक एज मीथेन। तो उन पॉइजनस गैसों को एब्जॉर्ब कर ले, तो जो वहां के लेबर हैं उनको एक
स्पेशली मास्क प्रोवाइड करते हैं जिनमें एक्टिवेटेड चारकोल भरा रहता है। एक्टिवेटेड चारकोल, एनिमल चारकोल कह दो, एक ही बात है। तो ये पॉइजनस गैसों को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। यूं कह दीजिए, एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज्ड इन गैस मास्क टू रिमूव पॉइजनस गैसेस। और देखिएगा इंपॉर्टेंट, ह्यूमिडिटी कंट्रोल। जो मॉइस्चर है उसको कंट्रोल करने के लिए एक तो सिलिका जेल और एक एल्यूमिनियम जेल भी है, इनका अपन यूज करते हैं। इनके बारे में भी मैंने आपको बताया था। सिलिका जेल एंड एल्यूमिनियम जेल आर यूज्ड टू रिमूव मॉइस्चर। तो जो मॉइस्चर है, जो ह्यूमिडिटी है, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जो कंप्यूटर या कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो मॉइस्चर से खराब हो जाते हैं, उनके पास में सिलिका जेल रख देते हैं, तो वो क्या करते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनके एब्जॉर्बेशन से वो आइटम्स खराब नहीं होते। जैसे कहते हैं बारिश के दिनों में सीलन आ जाती, तो उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। प्रोडक्शन हाई वैक्यूम। अगर हमें वैक्यूम क्रिएट करना है, तो आप जानते हैं कि किसी भी बर्तन में, बोतल में, कोई भी वेसल्स में आपको पंप से आपने एयर को रिमूव कर दिया, हटा दिया, तो वैक्यूम क्रिएट हो गया। और उसमें थोड़ा बहुत एयर रहेगा, तो उसमें क्या डाल देते हैं, वही एक्टिवेटेड चारकोल या एनिमल चारकोल। तो एनिमल चारकोल और एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है कि वो थोड़ी बहुत जो एयर है उसको भी एब्सॉर्ब कर लेता है और हाई वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो हाई वैक्यूम क्रिएट करने, इसके अलावा रिमूविंग, आपको बताया था अभी अभी रॉ शुगर सॉल्यूशन पे बात हुई थी, ऑफ कलरिंग impurities from solution। Removing coloring impurities from solution। इसमें भी अपन काम में लेते हैं एक्टिवेटेड चारकोल और एनिमल चारकोल। जो अभी अभी आपने एग्जांपल देखा कि रॉ शुगर सॉल्यूशन वाला बहुत शानदार एग्जांपल था। रॉ शुगर सॉल्यूशन इज डीकलराइज्ड बाय एनिमल चारकोल। तो एनिमल चारकोल रिमूव्स कलर्स impurities from solution, from sugar solution, from any other solutions। तो important uses of animal charcoal and activated charcoal। Next use, heterogeneous catalysis। नेक्स्ट टॉपिक कैटलिस्ट ही पढ़ना है। When catalyst used in solid state and reactant used in liquid or gaseous state, then called heterogeneous catalyst। It means catalyst solid है और reactant और गैस और लिक्विड है, तो उसको हेट्रोजीनियस बोलेंगे। और वहां पर जब कैटलिस्ट को अपन सॉलिड फॉर्म में काम में लेते हैं, तो पाउडर फॉर्म में लेंगे। पाउडर फॉर्म में लेने से उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। सरफेस एरिया ज्यादा होने से एब्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होगा, और एब्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। इट मीन
हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में या हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट में भी इसका यूज है। नेक्स्ट यूज सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस आप जानते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन होते हैं। हीलियम, नियॉन, जीनॉन, हीलियम, नियॉन, जीनॉन, आर्गन, जीनॉन, क्रिप्टॉन, ये सारी की सारी एयर में प्रेजेंट है। तो इनमें से एयर में से इनको अलग करना है और फिर आपस में अलग करना है। इसके लिए हम एडजॉर्प्शन थ्योरी काम में लेते हैं और कोकोनट चारकोल काम में लेते हैं। चारकोल कई टाइप का है, कोकोनट चारकोल भी होता है, और अगर इतना याद ना रहे तो ओनली सिंपल चारकोल भी आप वर्ड यूज में ले सकते हैं। तो सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस एक बार मिटाना पड़ेगा, तो मैं फिर दोबारा रिपीट कर दूं कि गैस मास्क में एनिमल चारकोल है, हाई वैक्यूम प्रोडक्शन में एनिमल चारकोल है, और रिमूविंग ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन में एनिमल चारकोल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, और एक ह्यूमिडिटी कंट्रोल भी इंपॉर्टेंट रखेगा। नेक्स्ट है साइबर नंबर इन द chromatographic method. Chromatographic method is the type of separation method, the type of purification method of organic compound. बहुत सारे मेथड हैं प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनमें से एक का नाम है क्रोमेटोग्राफिक मेथड। ये जो क्रोमेटोग्राफिक मेथड है ये है बेस्ड ऑन एडजॉर्प्शन थ्योरी। ये एडजॉर्प्शन थ्योरी पर ही बेस्ड है। इसके अलावा एडजॉर्प्शन indicators, indicators is a chemical substance which indicate to completion of the reaction. कभी कोई रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, नहीं हो रही है, कब हो रही है, इसको हमें इंडिकेट करने के लिए कुछ केमिकल सब्सटेंस यूज करते हैं, और उन केमिकल सब्सटेंस का नाम हमने क्या रखा हुआ है, इंडिकेटर्स रखा हुआ है। तो एडजॉर्प्शन इंडिकेटर्स, तो एडजॉर्प्शन इंडिकेटर्स में दो नाम मैं बोल रहा हूं, वो दो नाम आपको याद रखने हैं। फर्स्ट नेम ईओसिन, फर्स्ट नेम ईओसिन, द सेकेंड नेम फ्लोरेसाइन। फर्स्ट नेम ईओसिन, द सेकेंड नेम फ्लोरेसाइन, ईओसिन, फ्लोरेसाइन, the adsorption indicators। और आगे बात करें, मेडिसिन में भी यूज होता है, वाटर सॉफ्टनिंग में भी यूज होते हैं, और कई जगह पर है। ये थे थ्योरी एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। एक लास्ट चीज और है एडजॉर्प्शन में, और वो है थर्मोडायनेमिक मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। सिंपल है, सिंगल एक लाइन में यूज करके आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो बहुत सिंपल है। थर्मोडायनेमिक, मैकेनिज्म ऑफ
एडजॉर्शन। थर्मोडायनेमिक मैकेनिज्म इस फॉर्मूले पर चलेगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी गिव्स एनर्जी, delta H enthalpy, T temperature, and delta S entropy. We are discussing. आपने पढ़ा when delta G is negative, then spontaneous process. It means डेल्टा जी अगर नेगेटिव होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस यानी अपने आप होगा, यहां पर डेल्टा जी नेगेटिव कैसे होगा देखना। एडजॉर्शन इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आपने देखा डेल्टा एच नेगेटिव है, एडजॉर्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, डेल्टा एच नेगेटिव है। अब जरा यहां देखना डेल्टा एस ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। कैसे? सॉरी ये भी नेगेटिव है। कैसे देखना? हमने क्या कहा था? एंट्रोपी क्या है? डिसऑर्डरनेस। गैसियस मॉलिक्यूल हैं, कमरे में बिखरे हुए हैं तो बिल्कुल फ्री घूम रहे हैं और वो आकर के यहाँ पर सॉलिड सरफेस पर आके बैठ गए। इसका मतलब वो अरेंज हो गए, तो डिसऑर्डरनेस कम हो गई, अरेंजमेंट बढ़ गया। तो अरेंजमेंट अगर इंक्रीज हो रहा है, डिसऑर्डरनेस डिक्रीज हो रही है, तो एंट्रोपी डिक्रीज होगी। तो ये वैल्यू नेगेटिव हो गई, सॉरी माइनस था, यहाँ पे ध्यान नहीं रहा। ये वैल्यू नेगेटिव और नेगेटिव भी पॉजिटिव हो गई, तो ये वैल्यू नेगेटिव है, तो डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस होगा। तो डेल्टा जी क्या होगा? नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होगा तो जो एडजॉर्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगा, यानी कि अपने आप होगा। तो ये थर्मोडायनेमिक मैकेनिज्म फॉर एडजॉर्शन। यहाँ पर आके आपका 5th लेसन का एक पार्ट कंप्लीट हुआ, जिसको अपन ने क्या नाम दिया था? एडजॉर्शन। एडजॉर्शन, कैटेलाइसिस और कोलाइडल स्टेट। कैटेलाइसिस आपको नेक्स्ट क्लास में शुरू करूंगा, उससे पहले आज आपको उसका पीडीएफ भेज दूंगा। और एडजॉर्शन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो एक बार हमसे पूरा पूछ लीजिएगा। एडजॉर्शन में कुछ चीजें मैंने आपको जो एक्सप्लेन की हैं, सारी चीजें आपको आनी चाहिए। मार्केट से बुक आप अरेंज करके उसको पढ़ लें, पूरी तरह से उसे याद कर लें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ लें। अवधेश, एनी प्रॉब्लम? कैटेलिस्ट और कैटेलाइसिस आपको नेक्स्ट क्लास में शुरू कर दें तो ज्यादा ठीक होगा। द फर्स्ट catalyst word used by Vergilius in 1835, तो catalysis, type of catalysis, ये सारी चीजें अपन उसी में यूज कर लेंगे। और अभी कुछ आपको मेरे से अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन है पूछना है तो पूछिएगा। एक और अच्छी बात है, जो आपकी बुक आएंगी उनके अंदर इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी हैं, इन टेक्स्ट एक्सरसाइज भी हैं। आउट टेक्स्ट तो है, जो चैप्टर के लास्ट में होते हैं, वो बहुत ज्यादा काम के नहीं जितना इन टेक्स्ट काम के हैं, और एग्जाम्पल्स भी हैं, तो उनको भी देखना, उन पर भी बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस बनेंगे। अभी अगर आपको मेरे से कुछ पूछना है तो जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो तो कंप्लीट है, और नए टॉपिक की शुरुआत नई क्लास से ही करेंगे। अगर कोई अभी भी पर्सनल प्रॉब्लम है, एजुकेशनल प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम, तो आप डिस्कस कर लीजिएगा। समझ में कितना आया कितना नहीं आया वो भी आप हमें बता दीजिएगा।